Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. This is Sir Dishan Sattar और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मैं सारी वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बेटा चैप्टर 1 जो हमारे पास है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में वो है स्टोइशियोमेट्री। अब स्टोइशियोमेट्री चैप्टर के अंदर मोस्टली हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, 90% हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी बहुत ही कम है और इनमें हमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। तो जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है तो वो ज़रा इम्प्रूव कर लें, लेकिन डरने की बात नहीं है, ना घबराने की बात है, क्योंकि इतनी कोई मुश्किल मैथ्स यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, स्क्वायर रूट, रेडिकल्स, ये थोड़ी बेसिक मैथ्स है जो कि छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। तो इतनी तो कम से कम आप लोगों को आनी चाहिए, वरना तो आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में फंस सकते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 स्टोइशियोमेट्री, अब इस नाम का क्या मतलब है और इस चैप्टर के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा स्टोइशियोमेट्री वर्ड जो है ये ग्रीक लेटर है, उससे लिया गया है। कौन से? स्टेशियोन एंड मेट्री। स्टेशियोन वर्ड का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट। बेसिकली इससे क्या जाहिर हुआ कि हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट कर रहे हैं। और अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगी? स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या करना है बेटा इसमें हमने ये करना है कि स्टडी करनी है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब जिसके अंदर हम क्वांटिटी अमाउंट की बात करें। किस किस के दरमियान रिलेशनशिप? एक तो बेटा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप और उसके बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसका। और ये रिलेशनशिप जाहिर है किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में होगा और इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए या इसकी स्टडी करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन सब चीज़ों को ज़रा मैं शॉर्टली डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखें बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ये रिएक्शन है, अगर हम लिख लेते हैं कि बेटा हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये इक्वेशन है, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल इक्वेशन क्या है पहले तो ये समझ लें। केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। अब केमिकल रिएक्शन को वैसे तो लिखना बहुत जो है लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन। जिस तरीके से हम एलिमेंट्स के नाम की जगह उनका सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये इक्वेशन के दो साइड हैं, मिडल में एरो है, एरो सेपरेट कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर चीज़ें हैं हमारे पास, इनको बेटा हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटा, और ये जो राइट हैंड साइड पर चीज़ें हमारे पास, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो मिल के आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनाती हैं, और प्रोडक्ट जो हमें इन द एंड रिजल्ट लास्ट में मिलती है। तो ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए, और ये केमिकल इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन की। अब इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने क्या करनी है कि बेटा इनके अंदर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई हाइड्रोजन के अगर हम 10 ग्राम लें तो उससे हमें जो है वाटर कितने ग्राम मिलेगा, इस टाइप की इनकी कैलकुलेशंस होती हैं। पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है मोल। अब मोल आप लोगों ने बेटा 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब दोबारा फर्स्ट ईयर के अंदर है तो इसको शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। मोल वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या है? मोल वर्ड का मतलब है हीप और पाइल। हीप और पाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कोई ढेरी हो। ठीक है, यदि किसी चीज़ को हम इकट्ठा करके रख दें तो उस चीज़ को। और इसका जो सिंबल है, ये हमारे पास दो सिंबल हैं इसके, MOL और स्मॉल n। हम न्यूमेरिकल्स के अंदर जब भी मोल को फाइंड करेंगे तो हम कंप्लीट मोल लिखने के बजाय MOL और n भी लिख सकते हैं। अब ये वर्ड आप लोगों ने केमिस्ट्री में ना सही लेकिन फिजिक्स में ज़रूर सुना होगा। फिजिक्स में आप लोग फर्स्ट ईयर में भी 9th में भी 7 बेसिक जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, और उनके अंदर एक हमारे पास होती है फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आप लोगों ने यूनिट पढ़ा होगा मोल। तो यहाँ पर भी ये वही मोल है, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है बेटा, ये फंडामेंटल यूनिट है। अब इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले हम ज़रा इसको समझ लें कि केमिस्ट्री के अंदर हम मोल क्यों यूज़ करते हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा है या क्या पर्पज़ है। तो बेटा देखें, जब आप मार्केट में जाएंगे कभी कोई चीज़ लेने, तो उसको हर एक चीज़ को एक अलग अलग तरीके से ख़रीदा जाता है। फ़र्ज़ करें अगर आप मार्केट में बनाना लेने गए हैं, ठीक है बेटा, तो अगर आप बनाना लेने गए हैं तो बनाना आप कैसे लेंगे, किलोग्राम में लेंगे? नहीं, आप लेंगे डज़न में। ठीक है बेटा। अगर आप शूज़ लेने जाते हैं तो आप बेटा लेंगे पेयर में। अगर आप पेपर लेने जाते हैं तो पेपर की हमारे पास जो बंडल होता है उसको हम कहते हैं रैम। ठीक है, रैम कहते हैं। एक रैम के अंदर 500 पेपर होते हैं। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें आप राइस लेने चले गए। अगर आप राइस लेने गए हैं बेटा, तो क्या आप राइस वहाँ पर गिनेंगे कि भाई मुझे 10, 15, 20 राइस दे दो? ऐसे तो नहीं है। तो आप यहाँ पर राइस लेंगे किलोग्राम में। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को लेने का अलग अलग एक यूनिट होता है। तो केमिस्ट्री के अंदर अब हमारे पास क्या है कि जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास और वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस वजह से अब क्या है कि उनके लिए एक स्पेसिफाई हमें यूनिट चाहिए, जिसकी मदद से, या एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी मदद से हम उनको इस्तेमाल कर सकें या मेजर कर सकें या उसके ज़रिए कैलकुलेशंस कर सकें, केमिकल रिएक्शंस कर सकें। इसी तरीके से जब हम किसी एटम की मेजरमेंट करना चाहें, किसी मॉलिक्यूल के मास की या किसी फार्मूला यूनिट के मास की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोल। और मोल को आप सिंपली ये समझ लें कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो उसको हम कहते हैं मोल। यहाँ पर देखें जैसे बेटा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। अब ये तीनों किस चीज़ के? एटॉमिक मास एटम का, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का और फार्मूला मास का आ गया हमारे पास आयन। ठीक है, तो इनको जब हम ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करें, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब भी किसी सब्सटेंस के मास को हम जो है ग्राम में लिखेंगे तो हम बेटा उसको कहेंगे कि ये मोल है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। अब किसी भी सब्सटेंस का एक मोल है, चाहे कोई मॉलिक्यूल है, चाहे कोई एटम है, चाहे कोई फार्मूला यूनिट है, तो उनका जो 1 मोल का मास होगा, उस 1 मोल के मास को हम कहेंगे मोलर मास। सिंपली मोलर मास ये है कि बेटा 1 मोल का मास जो होता है वो होता है मोलर मास। अब चाहे फिर वो कोई भी सब्सटेंस हो। ओके बेटा, तो अब हम जरा एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास है बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन। अब कार्बन का मास क्या होता है बेटा? कार्बन का मास होता है 12, लेकिन यहाँ पर मोल है तो मोल का मास हम लेंगे ग्राम्स में। ठीक है, ये एक मैं छोटी सी चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ या लिख दूँ, जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का या मॉलिक्यूलर मास होता है, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, उसको उसका यूनिट जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं बेटा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और अगर मोल का होगा तो वो बेटा हम लेंगे ग्राम्स में। ठीक है, इस पॉइंट को आप ज़रा जहन में रखिएगा। तो अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है तो वह है बेटा 12 ग्राम। जब ये एटम है, इस तरीके से हम ले लेते हैं बेटा 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल का बेटा मास होगा 18 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 और एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 का 2, ये हो गया 18। इस तरीके से अगर मैं कोई आयोनिक कंपाउंड ले लूँ, जिस तरीके से NaCl ले लेते हैं बेटा, 1 मोल ऑफ NaCl तो 23 और 35.5, ये हो गया बेटा 58.5 ग्राम। अब ये हमारे पास आ गया एक एक मोल का मास। इस तरीके से अगर यहाँ बेटा मोल बढ़ जाएंगे, अगर मैं लिख दूँ बेटा 2 मोल ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस, तो ये कितना होगा? देखिए एक ऑक्सीजन का मास 16 है तो 2 का कितना हो गया 32। अब ये एक मोल का मास तो 32 है, लेकिन हमारे पास मोल कितने हैं बेटा? 2 मोल है, तो ये मास इसका हो जाएगा 64 ग्राम। ठीक है बेटा, क्योंकि मास का ऐसे समझ लें कि डायरेक्ट ताल्लुक मोल का किससे है? मास से। अगर मोल बढ़ेंगे तो मास भी बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसके ज़रा न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। इसके हमारे पास न्यूमेरिकल भी हैं और 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हैं। 2 मेन
फार्मूलाज हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं। एक फार्मूला बेटा हमारे पास यहाँ पर जो है वो है मोल फाइंड करने का। तो मोल फाइंड करने का क्या फार्मूला है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को बेटा हमने डिवाइड कर देना है मोलर मास से, तो हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक मैं क्वेश्चन लिख के आप लोगों को एग्जांपल समझा देता हूँ। फर्ज करें बेटा ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर के 9 ग्राम है, उसके अंदर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है बेटा? इसका मास फाइंड करना है। तो वो किस तरीके से आप फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास। अब गिवन मास तो बेटा वो होगा जो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है। तो बेटा ये हमने लिख दिया 9 ग्राम, डिवाइड आप इसको करें किससे? मोलर मास से। अब वाटर का मोलर मास कितना होगा? तो वाटर का अगर आप लोगों को फार्मूला याद है H2O, तो इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 18। ये ऊपर हमने निकाला भी है। तो 18 ग्राम आप बेटा रख दें नीचे। अब इनको सिंपल करें, डिवाइड 9 1 9, 9 2 18, 1/2 मतलब के 0.5 मोल। ये आप लोगों को आंसर मिल गया। बस इस तरीके से आप लोगों ने डिवीजन करनी है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रहा है और क्या चीज़ पूछ रहा है। इसी तरीके से अगर अब हमें मोल मिले हुए हों और अगर हमने फाइंड करना हो क्या? मास फाइंड करना हो, तो इसी फार्मूला को आप क्या करेंगे बेटा? रीअरेंज करेंगे। इसी फार्मूला को हम रीअरेंज करते हैं। अगर हमने मास फाइंड करना है तो मास हम ले आएंगे बाहर इक्वल टू के इस साइड, और अब मोल इधर चला जाएगा। बट यहाँ पर देखें मोल डिवाइड हो रहा था मोलर मास से, लेकिन अब अगर मोल इधर जाएगा उस साइड, तो साइड चेंज होने की वजह से ये मोलर मास से मल्टीपल हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। ये क्या है? ये है मास फाइंड करने का फॉर्मूला जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों। फर्ज करें बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मास इन 1.5 मोल्स ऑफ NH3। ओके बेटा, अब NH3 का जो मास है वो हमें मोलर मास याद होना चाहिए। आप कुछ 18 से 20 एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक मासेस याद कर लें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को एटॉमिक मासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऑलमोस्ट बस 1 से 30 एटॉमिक नंबर तक जो भी एलिमेंट्स हैं ना उनके याद कर लें, आप लोगों का मसला आसान हो जाएगा। तो बेटा अब सोल्यूशन ज़रा कर लेते हैं, किस तरीके से करें। देखें यही फार्मूला हमने यूज़ करना है, मोल इंटू मोलर मास। मोल बेटा हमारे पास कितने हैं? 1.5। तो सिंपल यहाँ पर रखें 1.5। आपने इसको मल्टीपल किससे करना है? मोलर मास से। NH3 का मोलर मास फाइंड करें। NH3 का मोलर मास कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है कितना? 14। और हाइड्रोजन का मोलर मास आप लोगों को पता है कि 1 है। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर बेटा 3 है। तो इसका मास कितना हो गया बेटा? 17 हो गया। अब आपने 17 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 1.5 के साथ। अगर आप 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। मैं एक यहाँ पर आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। जब मल्टीप्लाई करना है और अगर 1 या 2 पॉइंट वाली वैल्यूज़ हों तो पॉइंट को फिलहाल आप लोग 1 मिनट के लिए भूल जाएं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें। आप अगर टेबल लगाएं 5 7 द 35, 5 1 द 5 और 1 8, मल्टीपल 1 7 द 7, 1 1 द 1। ठीक है बेटा, 5 और 8 और 7 15 और ये हो गया 2। अब ये आंसर आ गया 255। लेकिन एक पॉइंट के उस साइड एक डिजिट है तो आप भी यहाँ पर लगा दें पॉइंट, तो ये आंसर आ गया 25.5। ये आप लोगों को मास मिल गया और मास को हम लिखते हैं ग्राम्स में, तो उसका ये यूनिट भी लगा दें। तो ये थे बेटा 2 टाइप के न्यूमेरिकल जो कि मोल के अंदर हमारे पास हैं। एक न्यूमेरिकल है मोल फाइंड करने के लिए, दूसरा न्यूमेरिकल है मास फाइंड करने के लिए। इससे रिलेटेड हमारे पास एक और भी टॉपिक है जो कि एवोगाड्रोस नंबर है, तो उस पर भी चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।